नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऋषिकेश के गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। घटना में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। पीड़ितों को तुरंत नरेंद्र नगर सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा है। घटना के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कबीर सजवान ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बेमुंड के पास तेल का कैंटर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली थी। चालक का नाम भूपेंद्र शर्मा और हेल्पर की पहचान पवन चौधरी के रूप में हुई है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर और आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह दर्दनाक घटना गृह क्लेश के कारण हुई है। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है और अब तक कई अहम जानकारियां सामने आई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी है कि राजीव अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या की और उसके बाद खुद को खत्म कर लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1-2 साल से परिवार में घरेलू विवाद चल रहा था और ऐसे में जिसके कारण राजीव अरोड़ा ने ये खतरनाक कदम उठाया। टिहरी विस्थापित क्षेत्र में एक घर में 3 मृत व्यक्ति पाए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो जांच में ये बात प्रकाश में आई थी कि जो मृतक है राजीव अरोड़ा, उसके द्वारा अपनी वाइफ सुनीता और अपनी सास शकुंतला देवी की हत्या करने के उपरांत खुद को आत्महत्या की गई थी। इस पूरे प्रकरण में अब तक की जो जांच की गई उसमें ये तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि इनके मध्य विवाद लगातार चला आ रहा था। पिछले 1-2 साल से ये लोग पृथक भी रह रहे थे और लेकिन इस बीच इनके बीच में लगातार विवाद था। अभी कोई संपत्ति का विवाद तो संपर्क में नहीं आया, लेकिन आपसी वैमनस्य इनके बीच में लगातार बढ़ रहा था। अर्जुन अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर और जाने माने संत रहे पालित बाबा की मौत की एसआईटी जांच करेगी। जी हां, हरिद्वार के एसएसपी ने एसपीसीटी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया है। पालित बाबा के एक शिष्य संत ब्रह्मगिरी ने एसएसपी हरिद्वार को पत्र लिखकर आश्रम के कुछ संतों पर पालित बाबा के इलाके में इलाज में लापरवाही बरतने और करोड़ों की संपत्तियों को खोद-बोद करने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। एसएसपी का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज के पेपर के द्वारा पढ़ने के बाद मुझे भी ज्ञात हुआ, हम सबको आश्चर्य में ज्ञात हुआ कि रेडी प्रशासन ने कोई एसआईटी बैठाई है। एसआईटी का मतलब मैं समझता हूं जहां तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो हमारे ही कुछ आश्रम के ही बाबा जी के ही जो गुरु भाई हमारे बाबा जी के शिष्य में किसी को संतुष्टि नहीं हो रही होगी, किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी। बेरोजगारी और कंपटीशन के इस युग में नौकरी लेना बेहद मुश्किल हो गया है। आजकल युवा 12वीं के बाद से ही नौकरी की तलाश में जुट गए हैं और वहीं कुछ लोगों को मेडिकल फील्ड में भी करियर बनाने का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। आपको बता दें कि 12वीं में किसी भी स्ट्रीम से पास आउट स्टूडेंट्स जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स के बाद ये किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में स्टूडेंट्स 15 से 20 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं और जीटीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है और इस कोर्स में एडमिशन लेकर स्टूडेंट्स अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें जापानी सिखाई जाती है, जिससे हम कोर्स करके जापान जा सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर ये बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। तमाम सारे आपने स्टूडेंट हैं, तो कि ये पूरा आपको सिखाया जाता है? हाँ, यहाँ पे सब सिखाया जाता है। जो नर्सिंग में है वो भी सिखाया जाता है, उसकी जो होती होगी। मैं जापानीज में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हाजिमे मास्ते वाताशी व मांता तो मोशिमास नीजू इन साइडिस उत्तराखंड चुचुंदे नीसन
Jidana Shimashita, Nisan, Niju Salmani, Dangaku, Suchuga Shimashita, Ima Language Institute de Nyangabo, Banku Shitilma. तो इनिशियल इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया कोविड से पहले, तो इसके जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को हमारे जो उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग है उन्होंने इसको रिव्यू किया, देखा, और एक बहुत अच्छी स्कीम निकल के आई जो सीएम फॉरेन सेल, हमारा फॉरेन सेल है, उसके माध्यम से स्कीम है, मुख्यमंत्री विदेश रोजगार योजना के नाम पे प्रोग्राम चलाए हैं। इसके माध्यम से कई बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के विशेषतः बच्चे थे, उनको हमने रोजगार, उनका जॉब प्लेसमेंट भी किया है। जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल थे हमारे देहरादून के, चाहे महेंद्र देश हो, चाहे कनिष्क हॉस्पिटल हो, चाहे कैलाश हॉस्पिटल हो, वहां पर उनको जॉब प्लेसमेंट दी है। इसके अलावा सर हमने अभी एक टेक्निकल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग रनिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है, जो नर्सिंग किए हुए बच्चे या फ्रेशर्स बच्चे हैं, उनको जापान एक देश है उसमें भेजने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको जापानी भाषा सिखाई जाती है, प्लस उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वहां पर अच्छे से कार्य कर सके। और सिलक्यारा टनल में फंसे 17 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की घटना को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में योगदान देने वाले सभी बचाव दलों, विशेषज्ञों और संस्थानों का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद दिया, जिनके नेतृत्व में सभी जरूरी तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई गई है। और इस अभूतपूर्व अभियान ने दिखाया कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ बताने पर कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर गब्बर सिंह नेगी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सुरंग के अंदर अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और बचाव दल का भरोसा मजबूत किया। ये दिन राज्य के साहस और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी तकनीकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहां आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथवे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं, उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव व अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर का 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में प्रभावी हो रहा है और उसी के मद्देनजर इस वेबसाइट का शुभारंभ कर प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2 हजार लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो देहरादून से तस्वीरें दिखाया जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर अब पूरी तैयारी शुरू कर दी और तमाम पार्टी वो तैयारियां शुरू कर दी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव होने वाला है और इसके लिए अब तैयारी पूरी की जा रही है। मैंने भले ही 22 लाख मेंबर्स का कहा है, लेकिन आपको सत्यता पता है कि वो तो पुराने ही लोगों को बार बार मेंबर बनाने में लगी हुई है। अब बात यह है कि घूम फिर के वही बात आती है। अभी हमने शुरुआत फर्स्ट फेज की करी है, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य 1 लाख का है। उसके बाद जो हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमने 10 लाख का इसमें निर्धारित लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं। भाजपा की तरह हवाबाजी वाले हम काम नहीं करते कि 20-20 लाख हम करा देंगे, 25-25 लाख हम करा देंगे और घुमा फिरा के
जो उनके प्रदेश के नेता हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वही दोबारा मेंबरशिप ले रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य था प्रत्येक विधानसभा 5 से 10 हजार, आपको भली बात ही याद होगा कि उन्होंने जो अपने विधायकों को लक्ष्य दिया था, उन्हीं के लक्ष्य में 500 मेंबरशिप हुई है विधानसभा में। जो आज करंट विधायक हैं, आज प्रदेश में 40 से 50 कहीं ना कहीं एमएलए है, उनकी विधानसभा में 500 हजार मेंबर है। और भाजपा से मैं कह रहा हूं कि आज उनको गांवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, और उनकी मेंबरशिप आज की डेट में लोग ले ही नहीं रहे। 1 लाख लोगों का हमारा अभियान है, घर बैठ के भी हमारे से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बात करें पिछले कुछ दिनों में कई अवैध मजारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था और अब सवाल राजधानी देहरादून से उठने शुरू हो चुके हैं। राजधानी देहरादून का जाना माना हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल में वर्षों पुरानी एक मजार बनी हुई है, जिस पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें इस मजार को अवैध करार दिया गया है और इसकी जांच की मांग की गई है। बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने भी इस मजार की जांच की मांग की है। क्या सड़क के बीच में बना दोगे? रेलवे स्टेशन पे बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में, स्टेशन के अंदर मजारें बनी हुई थी। कहीं कुत्ता मर गया, उसको सीमेंट से ऊंचाई कर दी, वो मजार बांध ली गई। ऐसे कई जगह देखने में आए और इस मजार का भी इसी प्रकार का कहते हैं। आप इसकी जांच कर लीजिए, आपको कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलेगा जो किसी पूछने व्यक्ति का होगा। हो सकता है घोड़े का हो, गधे का हो, कुत्ते का हो, किसका शव पड़ा होगा, दफनाया गया है और लोग मत्था टेक रहे हैं मजारों में। देखिए, हिंदू समाज में मुर्दे को पूजने की प्रथा नहीं है और ये जो कब्र वाले मुर्दे हैं, इनको जो पूछने माथा फोड़ने हिंदू समाज के लोग जाते हैं, मेरा मानना है कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन मजारों पे मत्था वो टेकते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान नहीं लेते, रामायण का ज्ञान नहीं लेते, महाभारत का ज्ञान नहीं लेते, अपने शास्त्रों के बारे में उनको नहीं बिल्कुल नॉलेज। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण उत्तराखंड में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूं तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका, उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है, इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। और उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून में रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर में 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है और इसके लिए मतदाता सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। और भवन के प्रबंधक द्वारा थाना जो है लक्ष्मण झूला में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जहां अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भवन की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। इस शिकायत पर पुलिस ने आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर आमजन से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के कुशल निर्देशन में एक टीम गठित कर इस जांच करने पर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ करने पर पता चला कि वो और इसका साथी फेमस आश्रमों की फेक वेबसाइट बनाते हैं तथा ऑनलाइन कमरे बुक करके नाम पर लोगों से पैसे जमा करवाकर ऑनलाइन ठगी करते हैं।
साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग के द्वारा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जो आश्रम है उनमें बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं और इन वेबसाइट्स पर फेक बुकिंग के नाम पर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक गैंग है जो कि भरतपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है, जो कि फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। इसमें गैंग के मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय दलों में कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राष्ट्र की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार की एकमात्र ऐसी कंपनी जो दवाइयां बनाती है, जो कि अल्मोड़ा जिले में है, उसको बेचने का केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कंपनी 1200 से अधिक आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाने का जो है वो काम करती हैं और इसी के साथ साथ जो कि पिछले 3 साल में कुल मिलाकर 84 करोड़ रुपए का लाभ लेने का काम किया है, जिसको केंद्र सरकार खुर्द-बुर्द करना चाह रही है। देखिए, लगातार मुनाफे में जो कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बेच रही है। भारत की केंद्र सरकार की एकमात्र ऐसी कंपनी या ऐसा निगम जो दवाइयां बनाता है, IMPCL, जो अल्मोड़ा जिले में है और रामनगर से लगा हुआ क्षेत्र है, उसको बेचने का कोशिश सरकार कर रही है। ये कंपनी पिछले 3 साल में अगर हम हिसाब लगाए, पहले साल 15 करोड़, दूसरे साल 40 करोड़ और तीसरे साल 29 करोड़ रुपए का लाभ लेने वाली कंपनी है। उसके बाद भी उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और एक ऐसे व्यक्ति को, संजय गुप्ता है, रामलाल जो बीजेपी और आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उनके भांजे हैं, वो इसके हाईएस्ट बिड करता है और जो वहां बार बार वहां के एमडी के साथ जा जाकर कोशिश कर रहे हैं। फायदे में रहने वाली कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है और बीजेपी के बड़े नेता लोग किस तरीके से देश की संपत्ति और परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है। दून अस्पताल के आयुष्मान योजना में आ रही अड़चनें जल्द होंगी दूर। जी हां, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की टीम दून अस्पताल पहुंची और टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधक के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता की। वहीं SHA की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई दवाइयां और गाइडलाइन के बारे में भी बताया गया। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई है और इसके तहत अब अस्पताल में जो है भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लाई जाएगी। SHA की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हमसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाकर इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी इन बातों पर विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट वापस रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते जो जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रदेश के निवासी